स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पवन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 20 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम 20 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम 20 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन आज का, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकी प्रतिघात XL संधारित्र प्रतिघात XC का क्या अर्थ है, स्पष्ट करना है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में XL प्रेरकी प्रतिघात तथा संधारित्र प्रतिघात XC के बारे में आपको स्पष्ट करना है और बताना है क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। इनके बारे में हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेरकी प्रतिघात XL के बारे में। देखिए, जो प्रेरकी प्रतिघात होता है वो क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक अवरोध की भांति कार्य करता है। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो वो एक अवरोध की भांति वहाँ पे कार्य करता है। वह अवरोध की भांति कार्य करता है, वो ऐसा क्यों करता है, इसका क्या रीजन है, हम डिस्कस करेंगे। और संधारित्र प्रतिघात जो होता है वो भी क्या करता है, एक अवरोध की भांति कार्य करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें शुद्ध प्रेरक आपने L लगाया हुआ है। मान लीजिए अब उसके बाद क्या करते हैं, इस परिपथ पे धारा के मान को बढ़ाते हैं। मान लीजिए फिलहाल के लिए इस पे धारा कितनी है, 2 एम्पियर की है, और उसके बाद कुछ टाइम बाद आप इसकी धारा और बढ़ा देते हैं, 2 से कितनी हो जाती है, 4 एम्पियर हो जाती है। जैसे इसकी धारा बढ़ती जाती है, इस परिपथ की धारा बढ़ती जाती है, तो इस परिपथ में एक फ्लक्स परिवर्तन होता है। मतलब परिपथ का क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। और फ्लक्स परिवर्तन आने से क्या होता है, इसमें एक और धारा जिसे प्रेरित धारा कहा जाता है वो उत्पन्न हो जाती है, और वह धारा विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है। मान लीजिए मुख्य धारा यहाँ से अगर उत्पन्न हो रही तो वो विपरीत दिशा में, इस मुख्य धारा के विपरीत दिशा में क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार ये प्रेरक जो L है एक अवरोध की भांति क्या करता है, आपका कार्य करता है। ये मैंने आपको समझा दिया है और यही चीज मैंने इस पे लिखी हुई है। अगर आपको मेरा समझाया समझ नहीं आता है तो आप इससे भी देख सकते हैं। देखिए, माना कि L प्रेरकत्व की कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जोड़ा गया है। वह परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज की V0 sin ओमेगा t है और प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 sin ओमेगा t π/2। ये आपका मेन हो गया। उसके बाद प्रेरण प्रतिघात होता क्या है, देखिए, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरक लगा हो, ये L आपको शुद्ध प्रेरक लगा हो, तब प्रेरक भी परिपथ में धारा के प्रवाह में अवरोध की भांति कार्य करता है। इसे प्रेरकीय प्रतिघात XL कहते हैं। जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो धारा के मान में वृद्धि होती है। देखिए, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, और वृद्धि होते समय इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इसके फ्लक्स में क्या होगा, आपका परिवर्तन होता है। और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है जो मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होती है, और इस प्रकार प्रेरक धारा के मार्ग में अवरोध की भांति कार्य करता है। और इसे आपने देखा होगा XL से क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। XL बराबर ओमेगा L, या फिर ओमेगा L इक्वल टू 2πNL आपने पढ़ा हुआ, या फिर इसको ऐसा 2πFL भी लिखा जाता है, जहां पे N आवृत्ति है, ओमेगा आपकी कोणीय आवृत्ति है। तो स्टूडेंट, जिस प्रकार प्रेरकीय प्रतिघात धारा के मार्ग में अवरोध की भांति कार्य करता है, ऐसी संधारित्र प्रतिघात भी धारा के मार्ग में अवरोध की भांति कार्य करता है। देखिए, माना आपके पास कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र C लगा है और वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज उसकी V बराबर V0 sin ओमेगा t है। इस स्थिति में जो प्रत्यावर्ती धारा होती है I बराबर I0 sin ओमेगा t प्लस π/2 होती है। मान लीजिए संधारित्र प्रतिघात लगा हुआ है इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पे। यदि परिपथ में शुद्ध संधारित्र लगा हो, इस परिपथ में शुद्ध संधारित्र लगा हो, तो वह परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। इसको संधारित्र प्रतिघात कहते हैं। इसे XC से प्रदर्शित करते हैं, और XC बराबर होता है आपका 1/ωc। जिस प्रकार प्रेरकीय प्रतिघात अवरोध की भांति कार्य करता है धारा के मार्ग में, ये भी उसी प्रकार धारा के मार्ग में अवरोध की भांति कार्य करता है। क्वेश्चन है, देखिए 21 के बाद 22 वाला क्वेश्चन। ब्रूस्टर का नियम क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी पारदर्शी पृष्ठ पर प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती है। तो ये करना कुछ नहीं है, आपको पहले ब्रूस्टर का नियम लिखना है, उसके बाद से सिद्ध कर देना है कि वो कैसे एक दूसरे पर लंबवत होती है, ये बताना। देखिए, ब्रूस्टर का नियम क्या था, किसी माध्यम का सापेक्षिक अपवर्तनांक माध्यम पर आपतित प्रकाश के ध्रुवण कोण की स्पर्शजा के बराबर होती है। यानी कि जो माध्यम, मान लीजिए ये माध्यम आपके पास पारदर्शी माध्यम, किसी माध्यम का सापेक्षिक अपवर्तनांक, इस माध्यम का जो सापेक्षिक अपवर्तनांक होगा वो आपतित प्रकाश के, जो आने वाला प्रकाश है, आपतित प्रकाश के ध्रुवण कोण, ये IP आपका ध्रुवण कोण की स्पर्शजा पर क्या होगा,
इस पर जाके बराबर होगा, यानी कि जितना ये उतना ये भी होगा। इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है। और ये क्या होता है, आपस में लंबवत होते हैं, ये भी आपको क्या कर देना है, प्रूव करना है। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होती है, ये पारदर्शी पृष्ठ है, इस पर क्या होती है, आपतित होती है, तो आंशिक रूप से अपवर्तित हो जाती है, हल्की सी क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, तथा आंशिक जो परावर्तित हो जाती है। अब आपतन कोण के विशिष्ट मान पर, और जो आपतन कोण है आपका, इस आपतन कोण के विशिष्ट मान पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। देखिए, वह आपतन कोण के विशिष्ट मान पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, और उस आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं। अब इसे आपको क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए, ब्रूस्टर के नियम से, ब्रूस्टर का नियम कहता है कि 10 IP बराबर आपका होता है, n बराबर होता है आपका 10 IP। तो 10 IP को अगर आप प्रूव करते हैं, देखिए n बराबर 10 IP होता है, 10 IP बराबर आप लिखेंगे सीधे डायरेक्ट sin IP अपॉन cos IP लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, आपका स्नेल के नियम से भी लेंगे। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, देखिए 1n2 इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पे भी n1 n2 दो माध्यम दे रखे हैं, तो 1n2 बराबर आपका हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R। अब देखिए, साइन I की जगह साइन IP लिखेंगे, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है, यानी कि आने वाली रे है, वो IP है, इसलिए साइन IP अपॉन साइन R। ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, 2 हो गई है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए 1 and 2, अब 10 IP बराबर sin IP अपॉन cos IP है, तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे 10 IP की जगह हमें क्या मानना पड़ेगा, 1 and 2 मानना पड़ेगा, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1 and 2। तो देखिए 1 and 2 बराबर आपका हो जाएगा sin IP अपॉन cos IP, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 1 and 2 इक्वल्स टू साइन IP अपॉन साइन R। अब देखिए, आप इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करें, आपस में इक्वल रखें, तो ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आपको मिलेगा साइन IP अपॉन कॉस IP, साइन IP इक्वल्स टू साइन R। इस मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए साइन IP अपॉन कॉस IP इक्वल्स टू आपका हो जाएगा साइन IP अपॉन कॉस साइन R हो जाएगा, साइन R ये हो जाएगा आपका साइन R हो जाएगा। देखिए, अब साइन IP से साइन P कैंसिल हो गया, आपको मिला कॉस IP इक्वल्स टू आपका हो जाएगा साइन R हो जाएगा। अब देखिए, कॉस को आपको तोड़ना है साइन के टर्म में, तो कॉस का होता है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे IP है, तो IP रख दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन R। अब कॉस को आपने तोड़ दिया साइन 90 माइनस IP, क्योंकि आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी कि कॉस को हम साइन के टर्म में ले सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो साइन से साइन आपका क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे आपको मिला 90 माइनस IP बराबर आपका हो जाएगा R। अब इस IP को अगर यहाँ ले जाएं आप, तो हो जाएगा 90 इक्वल टू R प्लस IP, जो आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 23 वाला, विवर्तन से आप क्या समझते हैं, विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर समझाइए। देखिए, विवर्तन ये होता है कि मान लीजिए कोई आपका लाइट सोर्स है, और उस लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है उसके सामने अगर कोई अवरोध रख दे, कोई ऑब्जेक्ट रख दे, तो प्रकाश जो होता है आपका उसके किनारों पे मुड़ जाता है। मान लीजिए हमारे घरों में जो बल्ब होती है, अगर बल्ब के सामने आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख दे, किसी भी टाइप कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसके सामने रखे, हाथ ही रख देते हैं, तो हाथ की हमें छाया मिलती है, यानी कि प्रकाश क्या होता है, ये मुड़ जाता है, इसके किनारों पे क्या होता है, मुड़ जाता है। और इस प्रकाश जो किनारों से मुड़ के आता है, इस घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। अब आपको क्या करना है, विवर्तन और व्यतिकरण में डिफरेंस बताना है। देखिए, ये पॉइंट्स लिखे हुए मैंने। व्यतिकरण किसी माध्यम में नियत कलांतर की दो कला संबंधी प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण होता है। मतलब किसी माध्यम में जब दो कलांतर वाली समान कलांतर वाली कला संबंधी तरंगे आपस में मिलती है, मान लीजिए किसी प्रकाश दो तरंगे आपस में इस तरीके से मिलती है, अध्यारोपण का मतलब होता है मिलना, दो तरंगे आपस में जब मिलती हैं तो उनसे क्या होता है, अध्यारोपण होता है। तो पहली चीज ये है आपकी। और इसी प्रकार विवर्तन देखिए, किसी
प्रकाश तरंगाग्र से प्राप्त तरंगाओं के अध्यारोपण से प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है। अब यहाँ पे द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से होता है। यहाँ पे कहते हैं नियत कालांतर की दो कला संबंधित प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण होता है, यहाँ द्वितीयक तरंगिकाओं से हो रहा है। और दूसरा, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की तरंग प्रयोग की जाती है और इसमें क्या होता है, आपका प्रकाश एक ही तरंग की द्वितीयक तरंगिकाओं से विवर्तन होता है। यहाँ पे एक ही लिए जाती है, यहाँ पे अलग अलग लिया जाता है। इसमें प्राप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है और यहाँ पे अलग अलग होती है, और व्यतिकरण से प्राप्त फ्रिंजों की तीव्रता लगभग समान होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, अलग अलग होती है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, आपने पढ़ा होगा।